Good morning, students. This is the third part of our poem Ulysses. ठीक है, तो पहले दो पार्ट में काफ़ी सारी डिटेल्स इस पोएम की दी हुई हैं. आप प्लीज़ ये वीडियो देखने से पहले आप उन दोनों वीडियोस को देखिए ताकि आपको इसके बैकग्राउंड वगैरह सब क्लियर हो जाए. तो इसमें क्या है कि टेनिसन का जो यूलिसिस है वो होमर की ओडिसी पर बेस्ड है. क्लासिकल राइटर है होमर, उन्होंने बुक लिखी ओडिसी. उसके ऊपर टेनिसन जो हमारे राइटर है अभी जो हमको पढ़ना है अपने सिलेबस में, उनकी जो यूलिसिस की पोएम है वो उस पर बेस्ड है. अब एक छोटा सा क्वेश्चन ये बनता है कि भाई यूलिसिस कौन है, जिसके बारे में इतनी बात हो रही है वो आखिर कौन है. ग्रीक माइथोलॉजी, ठीक है, जैसे इंडियन माइथोलॉजी हो गई और मतलब किसी भी देश की माइथोलॉजी की बात कर सकते हैं हम. फ्रेंच माइथोलॉजी हो गई है ना. तो इसी तरह से क्या है, ग्रीक माइथोलॉजी के अंदर ही वॉज अ ग्रीक हीरो. यूलिसिस कौन होता है, एक ग्रीक हीरो होता है इन ट्रोजन वॉर. ही वॉज अ ग्रीक हीरो इन ट्रोजन वॉर. अब ट्रोजन वॉर कौन सा था. इट वॉज अ वॉर फॉट बिटवीन प्रिंस ऑफ ट्रॉय. ट्रॉय एक जगह थी, कहाँ, पेरिस के अंदर, एंड किंग ऑफ स्पार्टा. स्पार्टा का युद्ध भी कहा जाता है इसको. ट्रोजन वॉर कह लीजिए या फिर स्पार्टा का युद्ध कह लीजिए, दोनों बराबर है. जिसमें कि स्पार्टा का किंग कौन था, मेनीलॉस. ठीक है, इन दोनों के बीच में युद्ध हुआ था ट्रोजन वॉर. उसके अंदर जो था ये यूलिसिस एक बहुत इम्पॉर्टेंट हीरो था. आफ्टर द फॉल ऑफ ट्रॉय, उसमें क्या होता है कि ट्रॉय हार जाता है, ट्रॉय पर कब्जा हो जाता है स्पार्टा का. ट्रॉय शहर को जीतने के बाद यूलिसिस जो है ही ट्रैवल्स फॉर 10 ईयर्स. अब वो सी जर्नी करता है और 10 सालों तक वो घूमता ही रहता है, भटकता ही रहता है, टू एक्सप्लोर द वर्ल्ड. दुनिया देखने के लिए इधर उधर घूमता ही रहता है. यूलिसिस जो था वो किंग ऑफ इथाका था. ग्रीक में एक जगह थी इथाका नाम का शहर था. यूलिसिस वहाँ का राजा था. हिज किंगडम इथाका. व्हेन ही केम बैक टू होम आफ्टर 10 ईयर्स, 10 साल तक वो घूमता ही रहा ट्रोजन वॉर के बाद. वो जब वापस आता है 10 साल के बाद और अपनी फैमिली से रीयूनाइट होता है, वापस अपने लोगों से मिलता है, अपनी फैमिली से मिलता है, लेकिन कुछ दिनों बाद दोबारा उसको लगने लगता है ये जो ज़िंदगी है वो बहुत बोरिंग लगने लगती है. और वो दोबारा क्या करता है, उसकी चाहत उठती है कि भाई मुझे वापस वही जो एडवेंचर वाली लाइफ है, जो युद्ध वाली ज़िंदगी है, वही जीनी है, वही दुनिया को देखना है. मुझे ये जो जीवन है गृहस्थी का, वो उसको बहुत बोरिंग लगने लगता है. वो सब अपना राजपाट छोड़ करके वापस जाना चाहता है. तो यही बात इस के अंदर, पोयम के अंदर है. यूलिसिस का कैरेक्टर जो है वो पहले भी लिटरेचर में, विभिन्न विश्व का जो लिटरेचर है, ठीक है, उसमें पहले भी साहित्य में यूज़ हुआ है. अब फॉर एग्जांपल ग्रीक लिटरेचर में, ग्रीक साहित्य के अंदर होमर ने इसको यूलिसिस के कैरेक्टर को यूज़ किया अपने वर्क्स इलियड और ओडिसी के अंदर. और इटालियन लिटरेचर है ना, इटालियन साहित्य के अंदर दांते, बहुत बड़े इटालियन कवि हुए, उन्होंने यूलिसी का कैरेक्टर यूज़ किया है अपने वर्क इन्फर्नो में. उनका बहुत फेमस वर्क है इन्फर्नो, उसके अंदर भी ये कैरेक्टर जो है वो यूलिसिस का आता है. अब हमारा जो टेनिसन का यूलिसिस है, इसका बैकग्राउंड मैं पहले आपको बहुत सारा दे चुकी हूँ. यहाँ 2 लाइन में बता देना चाहूँगी कि वो अब बूढ़ा हो गया है. ही हैज़ बिकम ओल्ड, इज़ अ सेमी रिटायर्ड पर्सन, सेमी रिटायर्ड सोल्जर है वो. एंड ही इज़ ऑल्सो अ किंग एंड ही इज़ द स्पीकर इट्सेल्फ. वो स्वयं क्या है, ये जो पोयम है ड्रामेटिक मोनोलॉग है और वो ही हमारा स्पीकर है. थ्रू आउट द पोयम, पूरे पोयम के दौरान आप देखेंगे सिर्फ जो यूलिसिस है वही बोलता है, वही बोलता है, अपनी बात कहता है. और ये मान लिया जाता है कि ऑडियंस सामने प्रस्तुत है, जो कि शायद उसके सोल्जर्स हैं, वो उनको ये क्या कर रहा है, अपनी बात कह रहा है. उनका कोई डायलॉग बीच में नहीं आएगा, ठीक है, जो ऑडियंस उसका कोई भी डायलॉग नहीं है, बस ये माना जाता है कि हाँ वो उनको रेफ़र करते हुए बोल रहा है. इसका ही पूरा का पूरा मोनोलॉग है. तो अब हम आते हैं अपने पोयम के ऊपर, जो हमारा यूलिसिस का टेक्स्ट है अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन के द्वारा जो लिखा हुआ है. तो जो पहला स्टैंजा है उसके अंदर कवि कहता है, इट लिटिल प्रॉफिट्स that an idle king by this still hearth among these barren crags, matched with an aged wife, I meet and dole unequal laws unto a savage race that hoard and sleep and feed and know not me. The poem begins, ये कविता शुरू होती है, यूलिसिस कह रहा है, ये अपनी ऑडियंस को बोलता है कि बेशक वो राजा है,
वो यहाँ का राजा है, वो यहाँ रह रहा है, इतने टाइम बाद आया है, लेकिन ही गेन्स नथिंग, अ किंग गेन्स नथिंग, नो बेनिफिट जस्ट बाय सिटिंग अराउंड द फायर विद एन ओल्ड वाइफ, हर्थ, स्टिल हर्थ का मतलब होता है फायर, sitting around the fire with an old wife. He talks about his wife Penelope and says that she has also become very old like me and he feels useless just sitting around here. Ulysses can't live in such a boring life. Then he goes on to say that he is king of Ithaca and he rules the state, but he feels that it is of no use just to remain here, though being a king, making laws and rules for the people or meat means allotment or giving rewards and punishments to his people does not mean anything to him. By unequal laws, अब ये बोलता है कि unequal laws to a savage race. By unequal laws, he means giving justice or punishment invariably, differently to different people, that also to savage race, that is, to those people who are not civilized that much to understand these laws. Then in the next line he talks more about that race and says that this race is, अब savage race इसने बोला जो अपना राज्य का इलाका, जो अपने राज्य की प्रजा है उसको क्या कहता है, ये savage race बोलता है. अब savage race क्या होती है. Then in the next line he talks more about that race and says that this race is uncivilized, uncultured people who do nothing, just sit and live a routine life of hoarding, that is collecting things, sleeping and just eating, and they just know nothing about him, his achievements, his hard work. So Ulysses feels that it is useless of him living here and ruling these kind of people. यूलिसिस जो है वो अपनी स्पीच देता है, अपनी बात शुरू करता है यह कहते हुए कि वो एक वॉरियर है, एक योद्धा है, वह सारा जीवन उसने युद्ध किया है, तो अब वह यह गृहस्थी का जीवन उसको बहुत बोरियत भरा लग रहा है. उसकी वाइफ पेनेलोपे वो भी अब बूढ़ी हो चुकी है, तो उसको गृहस्थ जीवन में अब कोई मतलब समझ नहीं आ रहा कि मैं अब यहाँ पे क्या करूँ. और बेशक वो राजा है, वो आगे बढ़ के कहता है कि बेशक वह इथाका का राजा है, उसका काम है न्याय करना, वो यहाँ पे राजगद्दी पे बैठा है, न्याय करना, प्रजा को प्रोत्साहन देना, प्रशंसा करना. मीट जो वर्ड आया है यहाँ पे, आई मीट एंड डूल, मीट का मतलब होता है अलॉटमेंट, प्रदान करना. तो यहाँ तात्पर्य है कि प्रजा के साथ न्याय करना, अच्छा काम करेंगे तो प्रोत्साहन देना, प्रशंसा करना, और अगर कोई गलत चीज़ कर रहा है व्यक्ति तो उसको दंड देना, है ना, और नियम कानून बनाकर राज्य चलाना, यह राजा का काम है और वो यह काम कर रहा है. लेकिन यह व्यर्थ है, उसकी नज़र में यह सारे काम व्यर्थ हैं, क्योंकि वो किस प्रजा के लिए ये सब करेगा. वह अब अपनी प्रजा पर ही क्वेश्चन करता है और कहता है कि वह किस प्रजा के लिए ये सब करेगा. वो प्रजा जो बिल्कुल ही सैवेज रेस की है, वो प्रजा के लिए यहाँ पे सैवेज रेस का वर्ड यूज़ करता है कि जो बिल्कुल ही सैवेज रेस की है, मतलब असभ्य है, आदिम प्रवृत्ति की है, जिसका बस खाना, सोना, चीज़ें इकट्ठे करना यही काम है. बहुत ही मतलब ये तुच्छ प्रकार का जीवन व्यतीत कर रहे हैं, कोई हार्डवर्क नहीं करते हैं, कोई एडवेंचर नहीं करते हैं, सिर्फ खाना, सोना, यही सारी चीज़ें करते रहते हैं. तो इनके लिए, इनको रूल करना, इनके ऊपर शासन करने में मुझे कोई आनंद नहीं आ रहा है, केवल यह एक बोरियत भरा जीवन का काम रह गया है, मुझे यह राजपाट चलाने में कोई आनंद नहीं आ रहा है. यूलिसिस ये बात कहता है. अब यहाँ पर फिगर ऑफ स्पीच की हम बात करें तो पहले वाले पेस्टेंजा के अंदर मेटाफर है. सैवेज रेस, मेटाफर कहाँ पे है, सैवेज रेस का जो यूज़ करता है कवि वर्ड प्रजा के लिए, तो ये क्या है, मेटाफर है यहाँ पे. और मोरलिस्टिक ओपनिंग है, एक कविता की क्या है, मोरलिस्टिक ओपनिंग है कि इट लिटिल प्रॉफिट्स दैट एन आइडल किंग, कि ये कोई किंग के लिए कोई ये प्रॉफिट वाली चीज़ नहीं है कि भाई बस बैठे रहो और ये गृहस्थी वाला जीवन जीते रहो. तो एक तरह से क्या है, इस पोयम की ये मोरल ओपनिंग है, एक नैतिक
नैतिकता के आधार पर ओपनिंग की गई है, नैतिकता की बात की गई है कि राजा को हमेशा क्या है, एडवेंचर भरा जीवन जीना चाहिए, दुनिया को देखना चाहिए, उसके हिसाब से अपना नियम कानून और वो सारी चीज़ें बनानी चाहिए। तो एक मोरलिस्टिक टोन है इसकी, और एक एब्रप्ट बिगनिंग भी है, अचानक से वो सारी बात कहता है, सीधा मुद्दे पे आकर के बात कहता है, तो इस कारण से कविता की क्या है, ये एब्रप्ट बिगनिंग भी है। तो नेक्स्ट पैराग्राफ विल बी डीलिंग इन द नेक्स्ट वीडियो।